युवाओं का यही नारा है, भारत को विकसित बनाना है। युवाओं का यही नारा है, भारत को विकसित बनाना है। बुरा दौर निकल चुका है, बुरा दौर निकल चुका है, देश का कर्ज चुकाना है। भारत को विकसित बनाना है, भारत को विकसित बनाना है। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम यू दर्शन में। मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। दोस्तों, भारत वर्ष 2047 में आज़ादी का 100वां वर्ष पूरा करने जा रहा है, जिसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है, जिसे अमृतकाल महोत्सव के रूप में जाना जा रहा है। इस समय नए नए लक्ष्यों को, नए नए कार्यक्रमों को निर्धारित किया जा रहा है। इनमें से एक प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया है भारत को विकसित बनाने की। इसमें युवा भागीदारी सर्वाधिक है। इसलिए आज का जो हमारा विषय है वह विकसित भारत में युवाओं की भागीदारी है, जिस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं दो युवा साथी, ऐश्वर्या और अर्जुन। ऐश्वर्या जी, अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम यू दर्शन में। थैंक यू। ऐश्वर्या जी, जैसा कि हम लोग का आज का जो विषय है विकसित भारत में युवाओं की भागीदारी, तो इसमें मैं सबसे पहले जो युवा हैं, तो इनके लिए विकसित भारत का अर्थ क्या हो सकता है? एक युवा के दर से देखा जाए तो विकसित भारत एक ऐसा देश होगा जो समृद्ध और प्रगतिशील हो। एक ऐसा देश जहां ना ही सिर्फ आर्थिक व्यवस्था हो, बट साथ ही साथ खुशहाली भी हो, कल्याण हो। इसके हम जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आज हमारा देश भारत 132 रैंक में है और साथ ही ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 पे। तो हमें कोशिश करनी है कि इन सब स्थानों पे हम प्रथम स्थान पे आए। साथ ही अलग अलग फैसिलिटीज़ जैसे हेल्थ हो गए, एजुकेशन हो गए, टेक्नोलॉजी हो गए, इसमें हम आगे रहे बाकी देशों से। और हम युवा ही कल का भविष्य हैं, तो हमें इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है कि हम ऐसा क्या करें कि खुद का कल्याण तो हो ही हो, साथ ही साथ हमारे देश का भी कल्याण हो। अर्जुन जी, जैसा कि 2047 में विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है, तो हम इस लक्ष्य को पाने के लिए, इसको पूर्ति करने के लिए कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं जो इसमें भागीदारी निभा सकते हैं? 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए कई कारक महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व में भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और यंग पॉपुलेशन हमारे पास सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही दिशा में इस्तेमाल करें, युवा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, तो इस भारत को विकसित बनाने में निश्चय ही सहयोग मिलेगा। साथ ही 2047 तक मिडिल क्लास का एक्सपेंशन होने वाला है, जिससे कि हमारा कंजम्पशन और डिमांड बढ़ेगा, जिससे देश की जीडीपी बढ़ सकती है। साथ ही विकसित भारत बनाने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि हम जिस ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर रहे हैं वो रिन्यूएबल सोर्स हो, ताकि हमें फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जैसे सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ के या फिर ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ के हम अपने देश को विकसित बना सकते हैं। साथ ही जो नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, नए इनिशिएटिव आ रहे हैं, युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाए तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो कि भारत को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण कारक होंगे। जी बिल्कुल। ऐश्वर्या जी, अगर हम विकसित भारत की जो प्रथम कड़ी है, अगर हम एग्रीकल्चर को माने, तो आज भी ऐसा कहा जाता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, किसान होते हैं। परंतु भारत में देखें तो लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या सर्वाधिक है। ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना इन्हें रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो कृषि के क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से सुधार होने चाहिए जिसके माध्यम से किसानों की आर्थिक हालात सुधरे और इनसे वे विकसित भारत में अपने योगदान को सुनिश्चित कर सकें? जी, लघु और सीमांत किसान जो हैं वो हमारे देश में करीबन 86% तक हैं। मतलब कि एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहाँ पे है। तो उनके अच्छे कार्य के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जो नई तकनीकें हैं और जो छोटे एरिया में हम लोग काम कर सके, जैसे इंटरक्रॉपिंग हो, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग हो, ये सब शिक्षा उन्हें दी जाए। वो लोग ज़्यादातर किसान जो है वो एक फसल उगाते हैं, हमें उन्हें मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में बताना चाहिए कि ताकि जो एक साल वो क्रॉप नहीं लगाते, फसल नहीं लगा पाते, वहाँ पे भी वो कोई और फसल को लगा सके। इसके साथ ही गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है, जैसे MSP है, वो हर एक फसल के लिए नहीं है, बागवानी फसलों के लिए काफ़ी हद तक नहीं है। तो हमें उन्हें लाना होगा ताकि किसानों को उनका सही मूल्य मिले।
इसके साथ ही एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि उनके पास स्टोरेज रखने के लिए, जो फसल तो वो उगा ले रहे हैं लेकिन उसे ज़्यादा समय तक रखने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। तो कोल्ड चेन वेयर हाउस स्टोरेज का फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो जो हम आए दिन देखते हैं कि टमाटर, प्याज वो या तो 1 रुपये 2.5 रुपये में बिक रहे हैं या फिर कई बार फेंके भी जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ हम कम कराएंगे। तो इसके लिए हम युवा क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ कृषि कॉलेजेस की कमी नहीं है, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे कई छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। तो हमें कोर्स में ही ऐसा कुछ करिकुलम या इंटर्नशिप लाना है जिससे उनको भी इंटरेस्ट है कि मार्क्स मिल रहा है और वो गांव-गांव में जाके ये सारी तकनीकों को हमारे लैब से लैंड तक पहुंचा सके। जी बिल्कुल, इससे हमारे किसानों को काफ़ी हेल्प हो जाएगा। अर्जुन जी, अगर वर्तमान संदर्भ में हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जो विकसित भारत के राह में एक ऑब्स्टेकल की भांति मौजूद हैं? जी बिल्कुल, अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरना, क्योंकि विश्व भर में भी जनसंख्या बढ़ रही है और भारत की तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ही, लेकिन इस जनसंख्या को पेट भरने के लिए हमें उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उत्पादन को तो हम बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन साथ में हम ये ध्यान रखना है कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उसकी जो क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता है, वो कम ना हो, क्योंकि गुणवत्ता नहीं रहेगी तो हम खाना खा के भी अच्छा हेल्थ नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए हमें गुणवत्ता पे ध्यान देना होगा, उपज बढ़ाना होगा। दूसरी एक समस्या ये है कि किसान जो है साल भर में एक बार ही खेती करते हैं, जब वो मेनली रेनफेड डिपेंडेंट होता है, वो वर्षा पर ज़्यादा आश्रित होते हैं, और जब रबी की सीज़न आती है तो वो अपने लैंड को फैलो छोड़ देते हैं। कई किसान ऐसे हैं, झारखंड में ये समस्या काफ़ी ज़्यादा है, तो वो लैंड को फैलो या परती ना छोड़कर वो रबी सीजन में भी कुछ बागवानी फसलें या कुछ अन्य इंटरप्राइज एग्रीकल्चर जो जुड़े हुए डिफरेंट इंटरप्राइजेस है उसको भी वो शामिल कर सकते हैं। जैसे मशरूम उगा सकते हैं या अलग मशरूम की खेती कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, गोट्री कर सकते हैं, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ भी बढ़ सकते हैं। साथ ही एक और समस्या है, जो युवा अभी भी इस कृषि क्षेत्र को उतना अपनाया नहीं है, तो हमें युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर कृषि की पढ़ाई करे, कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स करे, जिससे कि किसानों का भी भला हो और वो अपना भी भला कर सकते हैं, जिससे देश का भी भला हो। जी, जैसा कि आपने चुनौतियों का समाधान बताया, चुनौतियाँ भी बताई, इस संदर्भ में एम.एस. स्वामीनाथन का मुझे एक कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि इफ़ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग एल्स विल फेल। तो हमें ज़रूरी है कि हम हमारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उसका समाधान किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐश्वर्या जी, अगर हम इसकी दूसरी कड़ी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन किए बिना हम शायद विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए ही NAP 2020 लाया गया, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा, कौशल विकास, यहाँ तक कि लर्निंग आदि पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो इससे विकसित भारत में युवाओं के पार्टिसिपेशन कितना बढ़ेगा? इससे पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो वर्तमान के पॉलिसी से काफ़ी अलग है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वो हमारे प्राचीन तरीकों को वापस ला रहा है। जैसे गुरुकुल थे, वहाँ पे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था स्टूडेंट का, तो मुझे लग रहा है ये उसको उस तरफ बढ़ने की एक कोशिश है। मातृभाषा हर किसी को आनी चाहिए, मातृभाषा का एजुकेशन होना ज़रूरी है, और एक सर्वे के दौरान ये भी पाया गया है कि जिन बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है वो कुछ भी नया सीखने में या फिर उनका कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी अच्छा पाया गया है। और अपॉर्चुनिटी की जैसे आपने बात की, अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए तो इजी एंट्री एंड एग्जिट ला दिए है गवर्नमेंट ने, तो इसके वजह से क्या है, पेरेंट्स भी सिक्योर फील करते हैं और बच्चे भी, कि हाँ अगर वो साइंस चूज़ कर रहे हैं और 1 साल के बाद उन्हें लग रहा है कि नहीं उन्हें उनसे नहीं होता, उन्हें ज़बरदस्ती की पढ़ाई आगे नहीं करनी है, वो वहीं पे उसे ड्रॉप आउट करके अपने इच्छा अनुसार दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। इसी के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग जो किताबी हो गई थी काफ़ी हद तक, अब प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल है, बच्चे फील्ड पे जा रहे हैं, बच्चे गांव-गांव जाके, जैसे हम लोग गरीबी के बारे में पढ़ते हैं बट उसे फील नहीं कर पाते, एक वो भावना हमारे अंदर नहीं आ पाती, लेकिन अगर यही हम फील्ड पे जाके प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं तो वो भावनात्मक ग्रोथ होता है एक बच्चे का, और अगर हम उसे एक इमोशनल टच दे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम युवा जो है उसे फील करने के बाद उसकी ओर ज़रूर कार्य करेंगे, और जिससे हमारे देश आगे बढ़ेगा इन क्षेत्रों में भी। जी, अगर आपकी बातों को मैं एक लाइन में कहना चाहूँ कि विद्या हमें बंधन में बांधती नहीं है बल्कि विमुक्त करती है। बिल्कुल सही। और ये कथन मुझे लगता है कि मुंडकोपनिषद से मैच करती है, क्योंकि वहाँ पर एक कथन है कि सा विद्या या विमुक्ति है, और मुझे लगता है कि जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी हमारे सरकार ने बनाई है तो बिल्कुल इस बात से वो ज़रूर परिचय रखती होगी। बिल्कुल। अर्जुन जी, जैसा कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें और
अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंडस्ट्री के क्षेत्र में काफ़ी सुधार ज़रूरी है। और अगर हम आवश्यक सुधार जो करने अगर हम कर देते हैं तो युवा इंडस्ट्री की ओर किस तरह से प्रोत्साहित होंगे, और उनका अगर हम उद्यमशीलता को रुझान करना चाहें तो किस तरह से हम रुझान बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारे देश का आर्थिक तंत्र मजबूत हो सके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि किसी भी देश को विकसित बनने के लिए उनके उद्योगों का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा एक देश इंडस्ट्रियलाइज्ड होगा, क्योंकि इंडस्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड है जीडीपी से, तो जितना ज़्यादा उद्योग विकसित होगा उतना ज़्यादा हमारे जीडीपी में वृद्धि होगी। और युवाओं में इस उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए हम कई कार्य कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम स्कूल या कॉलेज लेवल पे ही ऐसे करिकुलम बनाए जाए, ऐसे इंटर्नशिप या ट्रेनिंग दिया जाए या स्टार्टअप कल्चर डेवलप किया जाए, तो वो ग्रोइंग स्टेज में ही वो सीख सकते हैं कि कैसे वो आगे चलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही हम इंडस्ट्री पॉलिसी जो है उसमें कुछ रिफॉर्म्स ला सकते हैं, जिससे कि बिजनेस शुरू करना काफ़ी आसान हो सकता है, लोन्स मिलना आसान हो सकता है। साथ ही अगर हम युवाओं को मौका दें इंडस्ट्रियल अटैचमेंट के थ्रू कि वो किसी एक इंडस्ट्री जो काम कर रही है उसके साथ जुड़ के वो सीख सकती है कि एक इंडस्ट्री कैसे चलती है, उसकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या ज़रूरतें होती है, तो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट का भी चीज़ ला सकते हैं। और स्टार्टअप कल्चर कि शुरू में जब लोगों के पास क्या आते हैं, आइडियाज़ तो बहुत सारे होते हैं बट वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो अगर हम उनको मोरली सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें एट अर्ली स्टेजेस, तो युवा निश्चय ही आगे बढ़कर देश में बहुत सारे उद्योग तंत्र को मजबूत कर सकते हैं, जिससे विकसित भारत बन सकता है। जी, जैसे आपने बताया, यहाँ पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी मानना है कि वो जो उद्योग होते हैं वे हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो बिल्कुल हमें उद्योग में सुधार करके हम मतलब विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्ति करने के दिशा में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। ऐश्वर्या जी, अगर हम बात करें भारत की, तो आज भारत अगर देखा जाए तो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है। इसी तरह से अन्य वैश्विक मंचों पर भी इसकी अपनी भागीदारी की मतलब मजबूत करने की आवश्यकता है। तो हम युवा इसमें क्या कर सकते हैं? जी, एक समय था जब भारत को हर जगह अपना रिकग्निशन नहीं मिलता था, पर उस समय भी भारत ने CTBT, NPT जैसे ट्रीटीज़ का विरोध किया था। तो हम भारतीयों में वो सक्षम है कि वो आवाज़ उठा सके, तो उसे हम युवाओं को रियलाइज़ करना है और उसमें काम करना है। जैसे वीटो पावर हमारे पास नहीं है, पर वो होनी चाहिए। हमारे जैसे देश, इनफैक्ट ब्राज़ील, इन सबको ये सारी पावर मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मानसिक दबाव तो पूरे वर्ल्ड पे हमारा है ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारा है, और ना ही हमारी पॉपुलेशन सिर्फ हमारे देश के स्थल पे है, पर साथ ही साथ बाकी कंट्रीज़ में जैसे UK हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। वहाँ की जो कंपनीज़ हैं, MNCs है, वहाँ पे ज़्यादातर जो वर्क फोर्स है वो हमारे ही देश के नागरिक जाके वहाँ दे रहे हैं। तो एक मानसिक दबाव है, हमें से उभारने की ज़रूरत है। जैसे खेल के दौरान सिनेमा हो गया, हमें नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे RRR मूवी को अभी मिली। इसके साथ ही साथ एजुकेशन को आगे बढ़ा के, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, तरीका है पढ़ने का, वो बाकी देशों से कहीं आगे और कहीं बेहतर है। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिसर्च। R&D को हमें बहुत आगे बढ़ाना होगा। युवाओं को R&D पे ध्यान देना होगा। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे, अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद वो रिसर्च पे जाए, क्योंकि देखा गया है कि जिस भी देश का रिसर्च सबसे आगे रहता है वो देश भी काफ़ी आगे रहता है। आज के टाइम पे जर्मनी और जापान का रिसर्च काफ़ी हद तक आगे है, तो हमें अपने देश को प्रथम स्थान पर रखना है। इसके लिए गवर्नमेंट्स को नई स्कीम्स, बजट बढ़ाना चाहिए। जो रिसर्च चल रहा है कॉलेजेस में, UG लेवल में भी कुछ इंटर्नशिप्स या फिर रिसर्च पे सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि आइडियाज़ की कमी नहीं है हमारे युवा के पास। उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिले और मोरल सपोर्ट मिले तो वो काफ़ी आगे जाएगी। जी बिल्कुल। अर्जुन जी, जैसा कि भविष्य की यात्रा किसी भी क्षेत्र में अब टेक्नोलॉजी पर आधारित होने जा रही है, परंतु अगर हम गौर करें तो डिजिटल लिटरेसी की जो संख्या है वो काफ़ी सीमित है, जो हमारे सामने चुनौतियाँ भी लेकर सामने आ रही हैं। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, डिजिटल लिटरेसी आज एक ज़रूरत बन गई है। आज की ये हर युवा की ज़रूरत है, हर व्यक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे सारे काम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे आधारित हो गए। चाहे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आज हम पॉकेट में पर्स रखना भूल गए। हमारी सारे वॉलेट्स ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं। तो इसलिए डिजिटल लिटरेसी आज का होना युवा में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत बन गया, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी के तो कई तो फ़ायदे हैं ही, तो जिनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है वो उनकी उस सुविधाओं से तो वंचित हो ही रहा है। साथ ही इनसे होने वाले जो नुकसान हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं, जो चीटिंग ऑनलाइन चीटिंग्स हो रहे हैं, कुछ ऑनलाइन गेम्स है जो 1 रुपये देते हैं और काफ़ी
मतलब लॉटरी वाले जो गेम्स चलते हैं, उससे जो युवा डिजिटली लिटरेट नहीं वो इसमें आसानी से फंस सकता है। तो इन सब से बचने के लिए, साथ ही जो इनके लाभ है उनका वो सही इस्तेमाल करके कैसे खुद के लिए अच्छा कर सकता है और देश हित में अच्छा कर सकता है, इसके लिए देश को डिजिटली लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी ऐसा रिपोर्ट में पाया गया है कि सिर्फ 25% युवा ही डिजिटली लिटरेट है। तो हमें इस क्षेत्र में और भी काम करने की आवश्यकता है ताकि डिजिटल लिटरेसी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुँचे और वो इसके लाभकारी चीज़ों को इस्तेमाल अपने और देश हित में कर सकें। ऐश्वर्या जी, आज के इस डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक प्रभाव युवाओं पर ही पड़ रहा है, परंतु अगर गौर से देखें तो युवा अपने ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर, रील्स वगैरह पर बिताते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मतलब वे उनमें जो है मानसिक विकार को उत्पन्न कर रहे हैं, उनमें भटकाव उत्पन्न कर रहे हैं, उनमें सोचने समझने की जो क्षमता उसको सीमित कर रही हैं। तो क्या विकसित भारत में हम ऐसे युवाओं की कल्पना कर रहे हैं जो सोचने समझने में सीमित क्षमता रखते हों? इसे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की ओर किस तरह से मोड़ सकते हैं? ऐसे युवाओं का तो हम बिल्कुल भी संकल्प नहीं कर रहे हैं, ना ही चाहते हैं कि ऐसे युवा आ गया है, क्योंकि देश को बढ़ाने के लिए हर एक नागरिक, हर एक युवा का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी होता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि रील्स, वीडियोस, ये सब बहुत ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में एक हिस्सा बन गया है। तो मेरे हिसाब से ये इतना ज़्यादा हमारे ज़िंदगी में आ गया है कि हम उसे हटा नहीं सकते। अगर आज आप देखिएगा तो व्हाट्सएप के अलावा हर जगह ये है। 30 सेकंड का रील्स बनाने में कितना टाइम जाता है वो कोई नहीं देखता, बट वो कितना आपका टाइम वेस्ट कर देता है। इसमें एक और चीज़ होती है कि आप उसे देख रहे हैं, ना आप उसको पसंद कर रहे हैं, ना आप उसको नापसंद कर रहे हैं, पर देखते देखते घंटों आप बिता देते हैं। पर मुझे लगता है इसे सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। अगर हम इसे सही डायरेक्शन दें तो ये बहुत ही अच्छा भी है। तो जिसका सबसे पहला स्टेप मुझे लगता है घर से शुरू होता है। अगर पेरेंट्स ये देखें, नियंत्रित करें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरीके के वीडियोस देख रहे हैं या बना रहे हैं, तो वो एक स्टेप हो सकता है। दूसरा, सेल्फ रियलाइजेशन तो होना ही चाहिए बच्चों को। तीसरी ये बात है कि गवर्नमेंट और कंपनी मिलके कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लाए कि जो अनवांटेड वीडियोस है उसे ड्रॉप डाउन करें। ये नॉलेज बहुत किसी के पास शायद नहीं है कि हम किसी वीडियो को रिपोर्ट करके उसे, उस चैनल को बंद भी कर सकते हैं। तो युवाओं को सिर्फ बैठ के बातें नहीं करनी चाहिए कि हाँ ये वीडियो अच्छा नहीं है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। एक स्टेप लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो छोटा सा स्टेप है, आपके हाथ में फ़ोन है, उसमें एक बटन है, आप उसे दबा के रिपोर्ट मार दीजिए। तो ये हम युवाओं को, बाकी लोगों को बताना भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ युवा ऑडियंस नहीं है, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। तो अगर लोगों को पता है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो करेंगे। और साथ ही कुछ नए प्रोग्राम्स, जैसे कि हम अवार्ड्स दे सकते हैं। रिवॉर्ड देना सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो अगर हम अच्छी चीज़ों के लिए रिवॉर्ड दें कि हाँ कोई एजुकेशन वीडियो बना रहा है, कोई डांस वीडियो बना रहा है, तो हम उसे रिवॉर्ड दे तो ये उसको सही डायरेक्शन दे देगा। तो इससे हम देश की भी उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी आय तो आ ही रहा है। जी, आपका पूरा फोकस रेगुलेशन पे है। जी कोई बिल्कुल। अर्जुन जी, ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और ऐसा मानना भी है कि सिर्फ हमें स्वस्थ शरीर के लेवल तक नहीं पहुंचना है, बल्कि उस लेवल तक पहुंच के उसे बनाए रखना भी है। और इस संदर्भ में काफ़ी सारे प्रयास भी हो रहे हैं, कई सारे सरकारी प्रयास भी हैं, कई सारे निजी प्रयास भी हैं। तो परंतु अभी भी हम देखें तो हम इसके अपेक्षित परिणाम से काफ़ी पीछे हैं। तो इनमें कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसके माध्यम से हम अपेक्षित परिणाम से काफ़ी दूर हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास हो सकता है। स्वस्थ शरीर के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपने खान पान, जो हम आजकल का जो खान पान हो गया है वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा, आजकल के युवा वो घरेलू घर के खाने कम बजाय बाहर का खाना ज़्यादा खा रही है, वो फास्ट फूड से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की आवश्यकता है कि फास्ट फूड को जितना ज़्यादा अवॉइड करें, साथ ही वो अपने खान पान में हेल्दी फूड्स जो कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे कि मिलेट्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ये सबको शामिल कर सकते हैं। साथ ही आजकल लोग एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, तो योग जो कि भारत की ही उत्पत्ति है, तो अगर वो अपने दैनिक जीवन में योग शुरू करे या एक्सरसाइज को ज़्यादा महत्व दे तो अपने एक स्वस्थ शरीर बना सकते हैं और वो कुपोषण से भी बच सकते हैं। क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि लोग खाना तो सफिशिएंट खा रहे हैं बट वो फिर भी कुपोषित हो रहे हैं, क्योंकि वो जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उस खाने में नहीं मिलता है। तो ऐसे खाने को खाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, अच्छे खान पान को शामिल करे, तो निश्चय वो अपने आप को भुखमरी बीमारी से दूर रख सकता है
कुपोषित होने से बचा सकता है और एक स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकता है। ऐश्वर्या जी, जैसे कि आज दिन प्रतिदिन ऊर्जा की मांग काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो इसमें भारत जो है अपनी ऊर्जा के अधिकांश भाग को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो हम अपनी मतलब और भारत के पास देखें तो मतलब नवीकरणीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। तो हम जो है एनर्जी के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस और मतलब सेल्फ रिलायंस को प्राप्त कैसे कर सकते हैं जिससे कि भारत रीन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करके विकसित बन सके? जी, सबसे पहले तो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को अगर हम सुधारना चाहते हैं तो मीन्स हमें आयात इंपोर्ट मिनिमम करना चाहिए, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा खर्च हो जा रहा है एनर्जी को करने में। हमारे पास डिफरेंट तरीके के वेज है, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया। हमें इन सब क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है। हम युवाओं को इसमें इन्हांसमेंट लाने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी कंजम्पशन हम कर रहे हैं वो इन तरीक़ों से कर सकें। इसी के साथ हमें ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ना चाहिए, और अगर हम जितना कम कार्बन एमिशन करेंगे हम कार्बन ट्रेडिंग भी कर पाएंगे, जो एक और तरीका है हमारे इनकम को बढ़ाने का। तो ये सब यूज़ करना, बायोफ्यूल यूज़ करना, आजकल मिक्सिंग हो रही है, बायोडीज़ल यूज़ करना। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ घर से शुरू होती है, तो हम युवाओं को सबसे पहले खुद में सुधार लाना है, हमारी लाइफस्टाइल को सुधारना है कि हम जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे एनर्जी वेस्ट ना करें, लाइट्स ऑफ करें। और तो वहाँ से शुरू करते करते अपने घर, अपने आस पड़ोस, अपने कार्यालय, हमें इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन जी, जैसा कि अगर हम विकसित भारत की बात करें तो विकास का अर्थ केवल जो है पश्चिमी सभ्यता को अपना लेना भर नहीं है, हमें जो है अपनी प्राचीन संस्कृति को भी साथ लेकर चलना होगा। और लगभग पिछले 8 वर्षों से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम ये बढ़ावा दे रही है कि हम अपने आवश्यक प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों को आगे लेकर चलें, हम अपने आज़ादी के मूल्यों को साथ लेकर विकास के राह पर आगे बढ़ें। तो हम युवाओं में इन मूल्यों को कैसे समावेश कर सकते हैं जिससे कि हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकें? जी बिल्कुल, जैसे कि एक कहावत है, एकता में ही बल है, और भारत विविधताओं का देश है। तो जब तक इन विविधताओं में एकता नहीं होगी हम विकसित भारत नहीं बन सकते हैं। तो एकता के मूल्यों को संचारित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी कल्पना की गई थी, जो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे एक संकल्प के रूप में लिया। तो इसको इस भावना को सभी युवाओं में संचालित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम घर से शुरुआत, सबसे पहले ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो है वे अपने बच्चों में अपने कल्चर्स के वैल्यूज़ को सिखाएं बच्चों को ही, कि हमारा कल्चर कितना महान रहा है और इसका बहुत महत्व है। साथ ही हम पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य को ऐड कर सकते हैं, कविताएं हिंदी, क्योंकि बच्चे कहानियों से ज़्यादा सीखते हैं। तो ऐसी कविताएं, ऐसी कहानियाँ जो भारतीय मूल्यों को ज़्यादा उजागर करती हैं उनको हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। साथ ही हम ऐसे मूवीज़, ऐसे नाटक बना सकते हैं जो कि रोल मॉडल्स हो, जैसे स्वामी विवेकानंद, उस पर मूवीज़ बना सकते हैं। तो अगर हम इन सब को बढ़ावा दें तो निश्चय ही एक भारत श्रेष्ठ भारत बन सकता है। ऐश्वर्या जी, जैसे कि हम मतलब विकास के राह पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सामने नए नए अपॉर्चुनिटी भी उभर कर सामने आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन कौन से ऐसे युवाओं के समक्ष रोजगार के क्षेत्र उभर कर सामने आ सकते हैं जो इसकी पूर्ति कर सके? सबसे पहले तो जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा उभर रहा है वो है हमारा एग्रीकल्चर, कृषि। वहाँ पे कई अपॉर्चुनिटीज़ है, कई सब्जेक्ट्स है, लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं, पर अगर उन्हें जाने तो 10 से ज़्यादा डिसिप्लिन है इसके अंदर जिसकी वो पढ़ाई कर सकते हैं और आगे जाके जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हेल्थ सेक्टर, एक ज़माना हुआ करता था जब गाँव में सिर्फ एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी, पर आज हमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए हर एक से, और लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इक्वली ट्रीट हो रहा है, तो हमें साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत है, हमें कार्डियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है। तो हेल्थ सेक्टर हो गया, ट्रांसलेटर जैसे छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना, डांस, क्रिकेट, ये सारे क्षेत्र है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इनकम भी जनरेट कराती हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें विकास करने की ज़रूरत है और उभर रहा है ये अभी। अर्जुन जी, अगर मैं जानना चाहूँ कि अगर कोई आम नागरिक या कोई आम व्यक्ति जो है अगर वो विकसित भारत में अपना योगदान देना चाहे तो कैसे दे सकता है? अगर कोई आम व्यक्ति विकसित भारत में योगदान देना चाहता है तो कई तरीके से दे सकता है। सबसे पहले तो उसे यही करना हो कि वो जिस भी क्षेत्र में कार्यरत है वो अपनी काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करे, वो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, वो ट्रैफिक रूल्स का पालन कर सकता है, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को उपयोग कर सकता है जिससे कि हमारा पर्यावरण दूषित ना हो। साथ ही वो अफवाहें जो आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही है तो वो अफवाहों से दूर रह सकता है, खुद जागरूक हो सकता है और अफवाहों को फैलने से भी रोक सकता है, जिससे हमारे देश में
अराजकता का माहौल ना हो। तो ये सारी चीज़ों को जी, करें अर्जुन तो जी, निश्चय आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, भारत को विकसित बनाने की जिम्मेवारी युवा कंधों पर है और यह लक्ष्य रातों रात पूर्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें हर क्षण यह ध्यान रखना होगा कि हमारे द्वारा किया जा रहा प्रत्येक कार्य भारत को किस तरह से विकसित बना सकता है। इसमें हमें सतत विकास की अवधारणा को साथ लाना होगा, इसको आगे बढ़ाना होगा, जिससे कि भारत के प्रत्येक नागरिकों की इसमें भागीदारी शामिल होगी और निश्चय ही हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो फिर दीजिए इजाज़त मुझे यानी सुमित कुमार और दूरदर्शन की पूरी टीम को। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ इसी मंच पर युवा दर्शन की अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी झारखंड। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।